हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सद्गुरु शरण अवस्थी जी के द्वारा रचित चंद्रशेखर आज़ाद पाठ पढ़ा था, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन काल से जुड़ा हुआ था। हमने देखा कि इस पाठ में लेखक ने यह एक संस्मरण है। संस्मरण अर्थात जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने घटनाएं हैं, उन्हें संस्मरण, उन्हें याद करना, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व, उनकी निडरता को यहाँ पर वर्णित किया है। चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, निडर थे, आत्मनिर्भर, मितभाषी और वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती थी। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। हमने देखा था कि लेखक जो हैं वह चंद्रशेखर आज़ाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे, लेकिन वह लेखक को भी भैया कहते थे। कहीं पर भी मिल जाएं पूरी तरह से अग्रज की तरह अर्थात बड़े भाई की तरह सम्मान देते थे और लेखक की इच्छा न होने के बावजूद भी वह लेखक से अपनी बात पूरी करवा लेते थे। आइए अब हम आगे चलते हैं। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह या उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान में भी। इस हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। अब यहाँ पे देखिए, लेखक ने उनकी विशेषता बताई है कि वह किस प्रकार के वस्त्रों में शोभायमान होते थे। लेखक बता रहे हैं कि क्रांतिकारियों ने जितने भी विस्फोट वगैरह किए थे, उसका तो लेखक को ज्ञान है ही, लेकिन कभी जब लेखक कुछ बात करते या कुछ पूछने का प्रयास करते तो थोड़ा बहुत वे लोग संकेत देते, और जब लेखक उसके फेवर में ना होकर अपना अनुमोदन ना देते थे, तब उन विस्फोटों का प्रसंग टल जाया करता था। लेखक जो हैं वह चंद्रशेखर आज़ाद जी को, उनके शरीर को एक शक्ति का पुंज मानते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वह आत्मनिर्भर थे अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट थे। उनकी शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था अर्थात उष्ण रक्त, जो धमनियाँ थी उसमें गर्म खून बहना अर्थात जोशीले, बहादुर, ताकतवर आदि ऐसी विशेषता के साथ लेखक ने आज़ाद जी का वर्णन किया है। लेखक जी ने आज़ाद जी की वाणी को भी
बहुत ही शोभायमान मानी थी। लेखक ने आज़ाद जी को बहुत अनेक रूपों में देखा, कलगीदार पंजाबी पगड़ी में देखा, सलवार में जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट पहनते थे और कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा और पंजाबी परिधान में भी वह जचते थे। अर्थात यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार के वस्त्र में आज़ाद जी शोभायमान होते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समीचीन है। अब यहाँ पे देखिए, लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार कठोर और हिंसापूर्ण वातावरण के बाहर भी उनका हृदय जो था वह कोमल था। इस बात का परिचय स्वयं लेखक ने किया है। लेखक बताते हैं कि उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था, लेकिन भारत को स्वतंत्र करने की उनकी इच्छा जो थी वह बलवती थी। अर्थात अंग्रेज़ों की जो राजनीति थी भारत में अपना आधिपत्य बनाए रखना, उसके खिलाफ उनका उग्र विरोध था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा वह महत्वपूर्ण थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी हैं और वह उनका जो ध्वंसात्मक क्रांति का मार्ग था वह विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अर्थात अंग्रेज़ों ने जो अपना आधिपत्य भारत में जमाया था, यहाँ के लोगों पे जो अत्याचार करते थे, उसके संदर्भ में उनके ध्वंस की सूचना थी। उनका जो साहस था, जो देश के निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे। चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू भी थे। यहाँ पर लेखक उनके दया भाव का भी वर्णन कर रहे हैं, पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। क्रांतिकारियों में ऐसे माना जाता है कि उनके लिए अगर दया वह दिखाएंगे तो उन्हें कायर समझा जाएगा और क्षमा अगर की गई तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह होगा। लेखक जैसे व्यक्ति जो हैं वह उदात्त वृत्तियों की दुहाई देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कई बार उनके कार्य करने की जो पद्धति थी उसे ही उचित बताया था। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थीं, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे।
अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ईश्वर, धर्म, पाप, पुण्य आदि विषयों के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना आदि को वह फालतू समझते थे, बेकार का कार्य समझते थे। लेखक कह रहे हैं कि वह यह नहीं कह सकते कि इन विषयों के संबंध में आज़ाद जी की क्या मान्यताएं थीं, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनके मन में हिचक, शैथिल्य भावना, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, ऐसे कार्यों के लिए वह उसके प्रति वे पूर्ण प्रतिकूल थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हों और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई यह नहीं कह सकता या विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे ना मानते हों और कदाचित नहीं भी मानते थे, लेकिन जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के वे बड़े ही पोषक थे। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि भले ही आज़ाद जी पाप और पुण्य जैसी बातों को ना मानते हों, लेकिन जीवन में वह जीवन की पवित्रता, सामाजिकता, व्यक्तिगत चरित्र और मोरल वैल्यूज़, नैतिक उच्चता के वह बड़े ही हिमायती थे। कोई यह नहीं कह सकता था कि जिन हत्याओं को बेधड़क करने वाले उनके हाथ इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। राजनैतिक उन्हें सराहें और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करें, इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावें और उनके महत्व का निर्णय करें, साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दें, संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दें और एकांत में आंसू बहावें, परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते हैं। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही हैं। उन्हीं की विस्मृति तक पहुँचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियाँ अर्पित हैं। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि जब वे इस संस्मरण को लिख रहे हैं, इन पंक्तियों को लिख रहे हैं, तो आज़ाद जी की जो मनुहार है वह उनके सामने घूम रही है कि कितने ही सारे व्यक्तियों में, कितने ही अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हो, कितने सारे लोगों में उनका जो व्यवहार था वह जमा हो, लेकिन यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। अर्थात कि आज उनके न रहने के बाद यह ज्ञात हो रहा है। कोई राजनीतिक उन्हें चाहे सराहें, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करें, इतिहासकार उन्हें अपनी पुस्तकों में उनकी प्रशंसा करें, सजाएं, उनके महत्व का निर्णय करें, साहित्यकार उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके
आज़ाद जी को अमर बना सकते हैं। संपादक गण उन पर लेख लिख सकते हैं, टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दें और एकांत में आंसू बहावें, परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल कागज़ पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, और उन्हीं की जो विस्मृति है, उनकी जो याद है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की ये पंक्तियाँ अर्पित कर रहे हैं। आइए हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। स्मृति, याद, सजग, जागरूक, आघात, चोट, पाटव, पटुता, दृढ़ता, कोढ़, सफ़ेद दाग, खाज, खुजली, ध्वंस, विनाश, उन्मूलन, जड़ से उखाड़ना, कोस, अंतर की माप 2 मील या 3.2 किलोमीटर, उकसाना, भड़काना, समीचीन, समुचित, शैथिल्य, ढीलापन या शिथिलता। आइए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए, वह देखते हैं। हृदय की चोट किससे ठीक होती है? विस्मृति से। ग वाला सही है। चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? भैया कहकर। क वाला सही है। लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किसके समान बताया है? मक्खन सदृश कोमल। ग वाला सही है। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? कायरता। पांचवा, क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? क, वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने थोड़ा बहुत चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़ी इस घटना से प्रेरणा ली होगी। इसी के साथ धन्यवाद।